नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो संवैधानिक पद पर है, लेकिन संवैधानिक पद पर पहुंचने से पहले एक लंबा संघर्ष उन्होंने देखा है। देश के लिए काम किया है, ना सिर्फ देश बल्कि आदिवासी और महिलाओं के लिए खास तौर पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारे काम किए हैं। वो जिस पद पर है, आमतौर पर बड़ी उम्र के लोग उस पद पर बैठा करते हैं, लेकिन उनके काम के बल पर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए उनको ये पद मिला है बेहद कम उम्र में। और हम आपकी मुलाकात कराएंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल या कहें युवा राज्यपाल अनसुईया उइके जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, बात करें हम राजनीतिक जीवन की, या आप इस पद पर पहुंची, ये तो सभी ने देखा, लेकिन मैं आपको ले जाना चाहूंगा थोड़ा पहले, छिंदवाड़ा के उस गांव में जहां से आपने बचपन गुजारा। कैसे आपकी शुरुआत थी, क्या संघर्ष आपने देखा उस समय? वो भी बहुत पहले की बात है, काफी कुछ संघर्ष आपने देखा होगा, बहुत सी चीजों की लैक रही होगी वहां पर। उस समय तो एक मेरे जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला, और छिंदवाड़ा जिले से 10 किलोमीटर दूर एक रोहना कला ग्राम, जहाँ पर मेरे पिताजी जो थे सर्विस में थे, एक मतलब पटवारी के पद पर। और हम लोगों का जो परिवार का जो है, मैं 6 बहनें और एक ब्रदर। और उस समय तो आपको मालूम है कि पिताजी का जो है वेतन बहुत कम हुआ करते थे उस जमाने में। 1957 की बात कर रही हूँ, जब मेरा जन्म हुआ था। और किस तरह से परिवार में भी हमारे फादर और पूरे परिवार के साथ हम लोग रहते थे। और उस समय की जो परिस्थितियां भी मैंने घर पे देखा कि मतलब जो हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी आर्थिक स्थिति तो सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी उतने कम पैसों से वो पूरा परिवार चलाते थे। और हाँ, ये मेरा बचपना में थोड़ा सा मेरी जो एक आदत थी थोड़ा शरारत करने की, बहुत शरारती थी। और मेरे पिताजी उसको लेकर मुझे बहुत, मेरे कभी कभी डांटते भी थे और मतलब मारते भी थे। लेकिन वहाँ एक ऐसा परिवार था जो बहुत ही लैंडलॉर्ड था, और उन पटेल थे वो। तो उन परिवार से हमारा बहुत पारिवारिक संबंध था, सक्सेना परिवार था। तो जो जिनका मतलब मैं जिक्र करूंगी कि वो भी वहाँ मतलब मेरे से तो बड़े थे। उनका एक ब्रदर था दीपक सक्सेना, और उनकी एक बहन थी जो मेरी दोस्त थी। तो उस परिवार में आना जाना लगा रहता था। तो वो जो एक वातावरण मैंने वहाँ का भी देखा, उनके घर का, परिवार का, तो मेरे मन में भी वही वैसे ही रहने की एक जिज्ञासा होती थी। लेकिन ठीक है, अब इसी बीच में जब प्राइमरी मैंने पढ़ा, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इतनी रुचि नहीं थी। और एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल में मैं जब 7वीं की बात है, तो जो एक टीचर है जो बहुत ही मतलब कोर्स मतलब सब्जेक्ट को और किसी चीज के लिए पूरा करते नहीं थे तो डांटते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो 7वीं के एग्जाम में मुझे ऐसा लगा कि वो जानबूझकर मुझे फेल किया गया। अच्छा। तो मेरे को 7वीं में फेल हो गई थी, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फेल होंगी। लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि नहीं, मैं फेल नहीं हो सकती, मैं फिर से पेपर को रिवेल्युएशन करवाऊंगी। और जिद करने लगी। तो फिर पिताजी ने जो भी उसकी फॉर्मेलिटी रहती है तो उसका रीओपन मेरे पेपर को करवाया, और फिर से वैल्यूएशन, तो उसमें सप्लीमेंट्री आई। सप्लीमेंट्री आई तो सप्लीमेंट्री में भी बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मेरे को दे दिए गए थे। तो मालूम था कि वो तो मैं नहीं, फिर मेरे वहीं से मेरे दिमाग में एक चीज आई कि नहीं, अब मुझे इस तरह का फेल हुआ तो मैं इनको अब आगे अच्छा नंबर लेकर पास होंगी। बिल्कुल एक जिद आपको लगी कि नहीं, अब कुछ साबित करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको बताएं कि फिर मैं 8वीं में, अच्छा। बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी, जी, तो जी। मैं मेरिट में पास हुई फिर। अच्छा। हाँ,
ये बड़ी अच्छी चीज आपने बताई मैम। आजकल हम देखते हैं यूथ बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। आपने तो बताया कि फेल होने या सप्लीमेंट्री जैसी चीज झेली। बच्चे आजकल कम नंबर आ जाते हैं तो सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप कुछ मैसेज दें कि उनको संघर्ष करना हाँ, चाहिए, तो हारना नहीं चाहिए। मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि कई बार असफलता में भी सफलता रहती है और उसको चुनौती मानकर स्वीकार करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने भी उन परिस्थितियों को और उन असफलताओं को अगर चुनौती जीवन में संकल्प ले लिया कि नहीं मैं इससे और आगे कुछ और करके बताऊंगा, तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। और यही शायद मेरी जीवन की शुरुआत का भी मैं मानती हूँ कि एक चैलेंज वहीं से स्वीकार किया। फिर आप रोहना कला से छिंदवाड़ा कैसे पहुंचे? क्या घर में कन्विंस करना पड़ा इसके लिए? बहुत ज्यादा। वो पढ़ाना नहीं चाहते थे कि वहाँ कहाँ वो करोगी और कहाँ रहोगी, ये वो सब चीजें। तो मेरा एक जिद थी कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो 1 साल में वहाँ पर हॉस्टल में रही, छिंदवाड़ा में जी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर का प्रमोशन हुआ तो वो छिंदवाड़ा ट्रांसफर हो गया। अच्छा। आरआई हो गए थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद यही सक्सेना परिवार का पूरा एक वहाँ कॉलोनी थी। तो उनसे संबंध होने के कारण उन्होंने हमको कहा कि आप लोग कहाँ जाएंगे, और इसी में हम मकान जो है तो वहाँ उनसे मकान खरीद लिया था। अच्छा। तो फिर वहीं से मेरा 9th जो है 10th से मैं फिर वहाँ पर और पूरा परिवार शिफ्ट हो गया था। तो जब मैं वहाँ 9th में भी जब गई तो जो लड़कियां रहती थी ना, अब मेरा परिवेश ग्रामीण परिवेश में था तो भाषा भी हमारी अपनी जैसी बोलने की और शहर का बोलना, तो वो लोग बड़ी मजाक भी उड़ाया करती थी। अच्छा, दूसरी बात और आपको बताए, मेरा बचपना मैं जो रहती थी हमेशा लड़कों के साथ खेलती थी। अच्छा। मुझे लड़कों के पसंद थे खेल, जबकि घर में लड़कियां ज्यादा थी। हाँ, और इसलिए भी डांट पड़ती थी। क्योंकि मेरा शौक था अब आपको मतलब पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडे। अच्छा। और खड़े गटारन बहुत खेलती थी। अच्छा। तो ये जो तमाम सारी चीजें, और उनके जो बड़े ब्रदर हैं उनसे मेरी बहुत संबंध होने के कारण उनसे भी होती थी। तो मेरा मतलब जो लड़कियों का गेम होते ना खेल, उसमें रुचि नहीं थी, पता नहीं क्यों ऐसा था। तो और कभी भी कोई ना अगर मुझे कुछ बोला तो मैं सुनती नहीं थी जब तक उसकी पिटाई ना कर दूं। अच्छा। ये एक बड़ा जिद था। तो सब मोहल्ले पड़ोस के लोग भी हमारे यहाँ फादर परेशान भी हो जाते थे और कि ये सबसे झगड़ा करके आती, मतलब एक स्वभाव था ही कुछ इस तरह का। बिल्कुल। कॉलेज की बहुत सी बातें हमने सुनी, आप अनु दीदी के नाम से फेमस थी। हाँ, वो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक किसी की भी कोई समस्या होती थी तो उसकी समस्याओं को लेकर मैं निश्चित रूप से उनको हल कराने में लग जाती थी। फिर कॉलेज वहाँ से शिफ्ट हुआ 5-6 किलोमीटर ऊपर धर्म टेकड़ी में, तो लड़कियों को पैदल जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा लीडरशिप के थोड़े गुण कहना चाहिए होते हैं ना जैसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं डिपो में गई और वहाँ मैनेजर से बात की कि भाई आप यहाँ से बस चलवाइए और कितना क्या पैसा। तो उन्होंने कहा कि हर महीने इतना लगेगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सारी लड़कियों से चर्चा की, क्या तुम लोग इस तरह का पसंद करोगे? सब तैयार हो गई। तो पूरी लड़कियों का पैसा कलेक्शन करना और फिर डिपो में जमा करना, तो वो चीजें की शुरुआत मैंने ही करवाई लड़कियों के लिए। अच्छा। एक बहुत बड़ी राहत मिली। और कोई भी जब बस नहीं आती थी, बस छूटती थी, जैसे एक ड्यूटी करना ना कि बस जब तक नहीं छुड़वा दूं तब तक मैं आखिरी में जाती थी। अच्छा। तो वो जिम्मेदारी लेने की भावना आपकी, हमने जैसे आप बता रही हैं, बचपन से आने लगी थी कि चाहे घर की बात हो, स्कूल की हो या कॉलेज पहुंचते पहुंचते तो आप एक बड़ी लीडर वहां पे बन गई थी। हाँ, फिर इसके बाद लड़कियों को मैं वैसे भी पिकनिक भी ले जाया करती थी। अच्छा। बसों में उनके घर घर जाके उनके फादर मदर को कन्विंस कराती थी। पहले तो भेजते नहीं थे। तो उस समय की जो लड़कियों का फिर मैंने काफी ट्रिप करवाया, पचमढ़ी में, मांडू, इंदौर, उज्जैन वगैरह, सब 2 बस भर के। और ये सारा मैनेज मैं करती थी। अच्छा। सारे प्रोफेसर साथ में जाते थे।
फिर देखा है कि धीरे धीरे एक लीडरशिप का वो हुआ, तो अब उस समय डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते थे। तो फिर मैं कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी मैंने। अच्छा, पहला चुनाव आपने कॉलेज में लड़ा? कॉलेज में इंडिपेंडेंट लड़ी थी फिर उस समय। अच्छा, पैनल से नहीं थी। अच्छा, तो फिर भी उस समय भी मेरी असफलता मिली। अच्छा, पहली बार में असफलता मिली आपको? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का। लड़की होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आपने झेली और उन दिक्कतों से कैसे पार पाया उस दौर में? नहीं, उस समय तो क्या हुआ था कि आपको मालूम है कि शाम के टाइम तो किसी लड़कियों को तो निकलने नहीं देते, और जितना घर के लोगों को परेशानी नहीं रहती थी जितना आस पड़ोस के लोगों को वो घर में बहुत ज्यादा लगाते थे। देखो तुम्हारी जो लड़की बाहर घूमती है, अब क्या क्या तो बोलना रहता था। तो हमने कहा ठीक है, डांट भी पड़ती थी। तो मन में ये रहता था कि मैं तो कुछ अच्छा काम कुछ कर रही हूँ, अब डांट भी खा लेती थी। तो मगर वो चैलेंज मुझे होता था। तो फिर मैं एक दिन मैंने कहा कि इन लोगों को, फिर मेरे अंदर आया कि ये जो लोग मुझे इस तरह की नजरों से देखते हैं और मुझे गलत तरीके से इनके दिमाग में जो भाव है, फिर इनको भी मैंने कहा एक दिन इनको जरूर कुछ बन के ही बताना अब। तो वो फिर इसके बाद ना पढ़ाई के लिए उस जमाने में उतना खर्चा भी हमारे फादर देते नहीं थे। तो बोल्ड थी, तो कोई भी आता था तो जैसे साबुन की एडवर्टाइजमेंट मैं करती थी, घर घर जाके बेचती थी। अच्छा। हाँ, अब वो मेरे पास तो इतना आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए पैसे नहीं, की मुझे थोड़ा सा अच्छे से रहना, पहनने का खुद का सेल्फ जो है। तो अब वो पैसे तो मिलते नहीं थे। तो फिर मैं वो एजेंसी का काम किया मैंने, फिर रिन साबुन बेचती थी। अच्छा। तो दिन में मतलब कमीशन मिलती थी मुझे 12 रुपए, ऐसे ही कुछ, जितना बेचो उस हिसाब से। अच्छा, ये घर घर जाकर आप बेचती? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी के साथ साथ मैं फिर पियरलेस की एजेंसी मैंने लिया। अच्छा। वो उससे मैंने फिर पहले साइकिल ली, फिर एक हीरो मैजेस्टिक। तो पहली लड़की थी जिसके पास मेरे पास हीरो मैजेस्टिक चलाती थी। जब मैं चुनाव हारी भी पहली बार, तो सब हाय हाय के नारे, मुर्देबाद और ये। अच्छा, वो भी जब जुलूस निकलता था ना, जी जी जी, तो नेचुरल है। तो आपकी हिम्मत नहीं टूटी? आपको कभी डर नहीं लगा कि आप परिवार में विरोध कर रहा है, बाहर भी विरोध हो रहा है? तो मानसिक पीड़ा तो होती थी। फिर इसके बाद कुछ ऐसा हो जाता था तो एक मन ही मन सोचती थी, फिर से नए सिरे से लग जाती थी। तो कुछ अच्छे भी लोग थे ना जो प्रोत्साहन देते थे, अरे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो फिर अपने काम से फिर लग जाती थी। फिर लेक्चरर हो गई मैं कॉलेज में। आपको कब लगा कि काम करते करते अचानक आप राजनीति में आई? बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी आपकी। राजनीति में क्या अचानक आना हो गया या किस तरीके से विचार बना? राजनीति का तो मुझे उस समय एबीसीडी भी नहीं मालूम था। मैं तो छात्र राजनीति करती थी जी। अब जनरली क्या होता था कि उस जमाने में हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे कमलनाथ जी, 80 में सांसद थे वो जी। तो वो मेरे बारे में उन्होंने बहुत सुना था। एक लीडर थी मैं कॉलेज की। उन्होंने देखा कि इस लड़की में काफी कुछ मतलब नेतृत्व है क्या है। तो ऐसे ही फिर मिलना जुलना किसी भी काम के लिए होता था। फिर अचानक 82 से 85 तक मैं लेक्चरर तो थी, मिलना जुलना था, मेरा समाज सेवा का काम करने का था। तब फिर उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में चुनाव डिक्लेयर हो गए 85 में जी। उस समय मेरी 26 एज थी। अच्छा। तो फिर मेरे से एक दिन उन्होंने बुलाकर पूछा कि तुम चुनाव लड़ोगी क्या? मैंने कहा लड़ लूंगी। अच्छा। तो बोले कहाँ से? तो मैंने कहा यही तामिया मेरा क्षेत्र है। चुनाव लड़ी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे कहाँ, इनके पास पैसा नहीं है, ये कहाँ जीत जाएंगी। तो एक कॉन्फिडेंस तो था। तो फिर भी हमने सब लग गए, हमारे सारी पार्टी के तो थे ही, बाकी स्टूडेंट भी और ये सब। फिर जीत भी गई मैं। अच्छा। 6,500 वोट से। अच्छा। अब फिर उसके बाद उस समय तो बड़े बड़े दिग्गज थे, अर्जुन सिंह जी जैसे जी। और फिर उसी चुनाव के बाद मुझे उन्होंने, अर्जुन सिंह जी ने मिनिस्टर बना दिया था जी। 85 मैं 88 में। 88। तो बहुत सारी चीजों का ये आते थे राजनीति में। महिलाओं के लिए आपको सच बताएं,
उस जमाने में महिलाओं के लिए भी बहुत संघर्ष था। बिल्कुल। एक तो वैसे ही नहीं आती थी, और आती थी तो आपको मालूम है कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल। और उसमें अगर कोई महिला हो तो वो तो घर में बैठ जाए, टिकने नहीं देते थे। टिकने नहीं देते थे। लेकिन मैंने भी फिर बड़ा वो था, कई बार तो मेरी उस समय कमलनाथ जी सांसद थे, उनसे भी मैं लड़ बैठती थी। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने कही। आपने जब राजनीति शुरू की तब राजनीतिक शुचिता हुआ करती थी, राजनीति थोड़ी अलग तरीके की थी। तब की और आज की राजनीति में आप क्या फर्क पाती हैं? क्या अलग हो गई है राजनीति तब से आज, खासकर महिलाओं की दृष्टि से? देखिए, अब तो मतलब महिलाओं की दृष्टि से लोग की सोच नजरिया, और महिलाओं में भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, और परिवार में भी माता पिता, क्योंकि वो एक समय था ये तमाम इतनी सुविधाएं नहीं थी पढ़ने की, और उतना स्कोप, उतनी आवश्यकता भी महसूस नहीं करते थे। लेकिन समय के साथ सारा नजरिया बदल गया, और जो भी आज महिलाएं जो एक चार दीवारी के अंदर भी बोलते थे कि रहे, अब वो एक समय बदल गया। अब देखिए ना, कितनी मतलब महिलाएं देखिए या लड़कियां आज चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, डॉक्टर्स हैं, और आपका एयर होस्टेज बन रही है, और अंतरिक्ष में हर क्षेत्र में, और टॉप पर, और अच्छा काम कर रही है, आईपीएस है और आईएएस है। तो आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि, और राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं आ रही है, वो अपने बलबूते पर। अब वो समय नहीं रह गया कि बहुत सारी महिलाएं किसी, मगर महिला के नाम से आरक्षण है इसलिए उनको लड़ा देते थे। लेकिन ये मेरा अपना सेल्फ, अपनी वो रही है जिंदगी का, कि मैंने अपना इस परिवार में, जैसे होता ना कभी किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने शुरू साथ ही जीवन का संघर्ष से करना शुरू किया, और आज तक उसी परिस्थिति में फिर बिल्कुल बिना धन बल बाहुबल के आप चुनाव लड़ी और जीती, वो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, सिर्फ अपनी लोकप्रियता और अपने काम के दम पे। फिर इसके बाद तो जीवन में बहुत परिवर्तन आए। 89 में मेरी टिकट ही नहीं दिया, तो और जिस तरह का वातावरण पैदा किया गया, मेरे जैसे एक दबंगता थी, एक महिला थी, और उसके साथ कि ये आगे ना बढ़े। फिर मैंने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर संरक्षण और काम करने का, तो फिर जीवन में फिर परिवर्तन भी आया। 91 में मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर बीजेपी का 2 चुनाव बीजेपी से लड़ी मैं, 93 98 में। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तब फिर उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग में वो पहुंचाया। फिर उसके बाद आयोग के बाद यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश की, तो शिवराज जी ने मुझे अध्यक्ष बना दिया एसटी कमीशन का। फिर 4 महीने हुए थे कि फिर मुझे राज्यसभा में भेज दिए। अब वहां से कार्यकाल पूरा करके आई थी, और फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो मुझे राष्ट्रीय जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, और फिर आज के आपके गवर्नर। ये किस्सा बड़ा गजब है कि उम्र दराज लोग जिस पद पर आप बैठी, आमतौर पर लोग बैठते हैं, आप तक ये पद कैसे पहुंचा? क्या प्रधानमंत्री जी की सोच थी आपको यहाँ पहुंचाने की? देखिए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, और ना मैंने उस समय इस पद तक तो व्यक्ति सोचता ही नहीं है, क्योंकि ये राज्यपाल जैसे पद का तो वही डिसाइड करते हैं किसको करना। यहाँ किसी की सिफारिश या अप्रोच की जरूरत नहीं होती। रात को 8:30 बजे का लगभग फोन आया पीएम का, बोले तुम कहाँ हो, मेरा नाम लेकर। तो मैंने कहा सर मैं यहीं दिल्ली में हूँ। अच्छा, बोले मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। क्या दे रहे हैं? नहीं, बस बोले मैंने इसलिए तुमको फोन किया। और क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं मुझे खुद को भी नहीं पता। रात भर मैं इस मामले में चिंता में रही कि कहीं संगठन में तो मुझे नहीं दे देंगे, मैं तो एकेडमी लाइन में मुझे अच्छा लग रहा है, और कहाँ मुझे और दूसरे। फिर इसके बाद तो सुबह सुबह यहाँ के सीएम साहब का फोन चला गया बधाई देने में। इनका किस बात की? बोले तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं, सही में नहीं पता। उनको नहीं, मैंने कहा किसी ने तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। उनको नहीं। बोले मैं एक तुमको खुशखबरी। तो मैंने कहा चलिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाई। तो एक दिन जब मैं अभी बीच में जब पीएम से मिलने गई थी जी, उनसे कहा था कि आप ये एक बात बताइए कि
मैं तो वहीं अच्छा काम कर रही थी, आपने इतनी जल्दी क्यों भिजवा दिया? मैंने कहा। तो जो आपका क्वेश्चन था, तो बोले देखो अब मैं चाहता हूँ कि जो एक्टिव लोग हैं, काम करने वाले, ये जो गवर्नर जो है ना, मैंने बोले कि जो मैंने कहा कि जनरली 65, 70, तो बोले ये सोचते हैं कि ये आराम कब जाकर आराम की पोस्ट है। हाँ, और राजभवन में आराम फरमाएंगे। बोले अब ये कंसेप्ट मैं तोड़ना चाहता हूँ कि राजपाल जो है उसको इतना काम है, चाहे तो बोले एक स्टेट में एक समाज सेवा के रूप में देखा जाए, या लोगों को मतलब मोटिवेट करके, और उसको किस तरह का न्याय की, जहाँ होता ना कहीं से न्याय नहीं मिलता तो लोग गवर्नर तक पहुँचते, तो एक आखिर में तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो व्यक्ति को तो वहां तक चिट्ठी लिखते, फिर कहीं से नहीं होता तो फिर वो जिम्मेदारी फिर वो होती है। वो सारे काम आपने किए। अब एक संवैधानिक पद है, अब पक्ष भी आपके पास आता है, विपक्ष भी आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आता है। कैसे मैनेज करती हैं? क्या कुछ प्रेशर फील करती हैं या कुछ अलग अब आप जिम्मेदारी समझती हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे जो संबंध, मेरा जो कोई छत्तीसगढ़ अलग ही नहीं मानती मैं। पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, जब उस समय मैं एमएलए और मंत्री हुआ करती थी, और फिर महिला आयोग के माध्यम से भी यहाँ पर मेरे बहुत दौरे हुए। आपको बता दूं, मैं दंतेवाड़ा गई, जगदलपुर गई, कांकेर गई, सरगुजा, अंबिकापुर और रायपुर में। तो इस बहाने मैंने यहाँ पर भी महिलाओं के लिए टोनी जो प्रथा थी यहाँ पर, और उसको लेकर भी मैंने रिपोर्ट तैयार किया था। और आपका जगदलपुर में भी बहुत सारे ट्राइबल एरियाज के लिए भी दौरा किया हमने। पंचायती जो ट्राइबल चुनी हुई, उनका भी मैंने देश भर में इन महिलाओं को ट्रेन करने का एक प्रशिक्षण का भी माध्यम से रिपोर्ट तैयार किया था, और बहुत सारे ऐसे काम किया मैंने। तो क्योंकि ये मेरी रुचि है काम करने की, ऐसा कोई दिखावा नहीं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने ये जो दायित्व मुझे जो है मेरे कामों के बल पे दिया है, और वही काम मुझे, क्योंकि ना व्यक्ति को अगर भाव ही नहीं हो आपके मन में, किसी आप कोई व्यक्ति है अगर सड़क पे पड़ा है, आपके मन में संवेदना ही नहीं है, अगर संवेदना है तो आप जरूर रुकोगे उसकी मदद के लिए। तो यही एक चीज होती है कि जो भी व्यक्ति के मन में अगर संवेदना के भाव अगर है, तो वही भाव उसे एक लोकप्रियता भी बनाता है, और लोगों की मन में भी उसके प्रति एक सम्मान भी उमड़ता है। तो जब भी कोई मेरे पास आ जाता है ना गेट पे, तो मैं इन लोगों को कहती हूँ, अरे दूर से आए हैं और आप आए, अरे नहीं नहीं, मैंने कहा भाई कितनी दूर से आए हैं, बुला लो। ये चीजें लोगों तक भी पहुंच रही हैं कि लोग जान रहे हैं कि राज्यपाल क्या होते हैं, राजभवन कैसा होता है। आपके आने के बाद ये लोगों को पता भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाका ही माना जाता है, आप लंबे समय से आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए भी काम करती रही हैं। क्या कुछ और प्लानिंग है छत्तीसगढ़ की आदिवासियों के लिए? कुछ योजनाएं, उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए, या आपको लगता हो कि अभी ये सुधार और होना चाहिए? देखिए एक बात बताएं ना कि ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज की मतलब प्राकृतिक रूप से हर चीज का यहाँ पर एक भंडार है। चाहे मतलब कहना चाहिए माइनिंग का क्षेत्र है, और चाहे फॉरेस्ट उसका जो है, और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। मैं आपको बताएं ना कि मैंने पूरे देश का भ्रमण किया होगा, हर राज्यों का, और यहाँ पर छल कपट का भाव बिल्कुल नहीं है लोगों में। एक निष्पलता जो है, बड़ा सहज और सरल। और दूसरी बात है कि जो रायपुर का और शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है, यहाँ काफी क्वालिफाइड लोग हैं। मगर एक पक्ष ऐसा है जो बहुत गरीब है, और ट्राइबल एरिया जो है जहाँ पर 32% लोग हैं। अब वो क्या, उनका जो ट्राइबल की जो है एक अपने आप में क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से बहुत सहज और सरल होते हैं, और इनकी बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं होती। मैं आपको बताएं, ये जिंदगी में, ये जो जंगलों में और उनका जो है ना, उनको बस उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको उतना मिल जाए, उसमें संतुष्ट रहते। इनको बहुत बड़ा महल नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या है कि आज इतनी चीजों के बावजूद भी आज भी वो बहुत सारे लोगों को ये सब वंचित है, और कई तरह की प्रॉब्लम है। उनके
क्षेत्र में देखें तो नक्सलवाद की समस्या बनी हुई है, वही लोग जूझ रहे हैं। जी, और जिसकी मजबूरी में वो लोग, उनके बेरोजगार लोग भी उसमें कुछ शामिल हो गए हो हैं। रहे हैं जी। तो इनको इनसे निजात दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ का आवागमन की सुविधाएं हो, एजुकेशन का, स्कूलों की व्यवस्था हो पर्याप्त, हेल्थ की सुविधा और एम्प्लॉयमेंट का। ये बात मैंने अभी गवर्नर मीटिंग में भी उठाया। कुल मिला के सरकार का ध्यान जब से मैं आई हूँ और उस मामले में उन्होंने भी संज्ञान में लेकर और ये सारी कार्रवाई शुरू किया। आपको याद होगा नक्सलियों का समर्पण जो किया, कैंपों में रह रहे उनको भी आवास बनाने के लिए जी। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। हमने एक चीज और भी देखी, आपने छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी कहा कि 8वीं अनुसूची में आप उसको स्थान दिलाने के लिए कुछ कहेंगी या करेंगी? हाँ, बिल्कुल। मैंने अभी जो रिपोर्ट दी हूँ मैंने राष्ट्रपति जी को जी। और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विषय में, तो वहाँ की कहा कि वहाँ की जो छत्तीसगढ़ बोली के साथ ट्राइबल की भी गोंडी भाषा का, ये भी इसमें वो